हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संविधान निर्माण। देखिए, हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं कि लोकतंत्र क्यों और क्या है। लोकतंत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि संविधान निर्माण करना क्यों ज़रूरी हुआ, किस प्रकार से ये जो संविधान है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों का स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि लोकतंत्र में शासन में लोग कैसे मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम बनाए गए हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को ही करना होता है। तो इस पे क्या होता है कि अपनी मनमर्जी मुताबिक सरकार जो है शासन नहीं चला सकती है। तो ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप से जो है वो क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो देखिए, देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान जो है नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। तो देखिए, हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत संविधान है और लिखित संविधान है। हमारा संविधान जो है ऐसे ही नहीं, यूं ही नहीं तैयार हो गया कि बस बैठे और रेडी हो गया। इसे तैयार होने में 2 वर्ष 18 माह 11 दिन लगे। गाइस, समझ लीजिए कि कितना लंबा अपना संविधान हो सकता है कि इसे लिखने में 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन का समय लगा। तो देखिए, इस अध्याय में जो है हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप के कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है, किस तरीके से बनाता है, और जब संविधान बना तो क्या एक दूसरे के प्रति ऐसा होता है ना कि एक जो होता है कमेटी बनाई जाती है और वो जो है संविधान के प्रोविज़न लिखते हैं, तो उनमें जो है आपस में वाद विवाद भी हुआ होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, क्या हुआ है कि हाल ही के दिनों में संविधान बनाने के एक उदाहरण जो है दक्षिण अफ्रीका का है। तो हम सबसे पहले देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में क्या संविधान बना, किसकी अहम भूमिका रही। तो सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान को। तो आप ये फिगर आउट कर पा रहे होंगे, ये है नेल्सन मंडेला। इन्हें जो है दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। देखिए, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वैसे ही काम किया जिस प्रकार हमारे देश में गांधी जी ने कार्य किया। तो देखिए, क्या हुआ कि एक ये कथन लिखा हुआ है जो कि नेल्सन मंडेला के द्वारा ही लिखा हुआ है। देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों का प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें, सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए, ये है नेल्सन मंडेला का कथन। बहुत उम्दा कथन है कि देखिए, गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ भी इन्होंने संघर्ष किया और क्या किया, अश्वेत के प्रभुत्व का विरोध भी किया। इसका मतलब ये है कि ना गोरे जो है अपना प्रभुत्व जमा सके, ना ही अश्वेत। सबका अधिकार हो, लोकतंत्र हो, यानी कि जनता का जनता के लिए शासन हो। तो ये कथन जो है वो नेल्सन मंडेला का है। तो देखिए, नेल्सन मंडेला का कथन है कि जिन पर जो है दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था इनके ऊपर, और उन्हें जो है और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश के रंग भेद के चलने वाली शासन व्यवस्था के विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। दोस्तों, आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। तो अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल, जिसका नाम है रॉबिन द्वीप, ध्यान रखेंगे अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला को किस जेल में रखा गया था, तो रॉबिन द्वीप में जो है उन्हें 28 वर्षों तक कैद करके रखा हुआ था। अब बात करते हैं रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। देखिए, रंग भेद जो है आज तो फिर भी लोग कहते हैं कि अरे ये काला है, ये गोरा है, लेकिन पहले ये रंग भेद की नीति जो है बहुत भयावह रूप थी इसकी। देखिए, रंग भेद जो है नस्ली भेदभाव पर आधारित है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका में यह व्यवस्था यूरोप के गोरों ने ला दी गई थी। आप जानते ही होंगे कि जो है काले होने की वजह से महात्मा गांधी को भी जो है ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। आपने ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम आगे महात्मा गांधी के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो देखिए, 17वीं और 18वीं सदी के व्यापार करने में जो है यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह
हथियारों और ज़ोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया, जैसे भारत को बनाया था। ठीक है, और भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए। उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। मतलब पूरा का पूरा सीन वैसे ही हो रहा है जैसे हमारे भारत में हुआ था। तो रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया, और दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग तो काला ही होता था। जितने भी साउथ अफ्रीका थे उनकी चमड़ी का रंग काला होता था। आबादी का 3/4 हिस्सा जो है था वो अश्वेतों का था। ठीक है, तो श्वेत और अश्वेत के अलावा वहाँ मिश्रित नस्ल जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी थे वहाँ। तो गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। ठीक है, और इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। क्या नहीं था? इन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। तो देखिए, रंग भेद की शासकीय नीति जो है अश्वेतों के लिए खास तौर पर दमनकारी रही। कुल मिला के ये है कि उन्हें परमिट होने पर ही उन्हें जाकर काम कर सकते थे, उन्हें परमिशन लेना होता था। रेल हो, बस हो, गाड़ी हो, टैक्सी हो, होटल हो, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय या सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों का एकदम अलग करके इंतजाम रखा गया था। कुल मिला के बात ये हो रही कि गोरे और कालों में इतना ज़्यादा पृथक्करण जो था कि मतलब उससे जो है लोग वहाँ के मैक्सिमम लोग जो है वो वहाँ के जूझ रहे थे। तो 1950 से ही अश्वेत जो है रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें की, और भेदभाव वाली जो है इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। तो देखिए, इस संगठन में मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थे। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे भी इस जो है रंग भेद को समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए, और उन्होंने संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है, और क्या बात करेंगे? तो देखिए क्या हुआ कि एक नए संविधान की ओर, देखिए जब किसी चीज़ के प्रति जब आंदोलन होने लग जाता है तो वो एक संघर्ष का रूप ले लेता है, विरोध बढ़ने लग जाता है। तो सरकार को ये एहसास हो गया कि अब वो जोर ज़बरदस्ती जो है अश्वेतों के ऊपर नहीं कर सकती, उसका राज उस पर कायम नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा, गोरों की ये नीति थी फूट डालो शासन करो की नीति, है ना। तो गोरे जो है वो बहुत जल्दी चीज़ों को भाप लेते थे, ये उनकी बहुत बड़ी शक्ति थी। तो क्या किया उन्होंने? गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया। तो देखिए, ये जो इनका भेदभाव वाला कानून था उसको उन्होंने वापस ले लिया। राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदी भी उठा ली गई। तो 28 वर्ष की जो जेल की सज़ा हुई थी नेल्सन मंडेला को, तो 28 वर्ष तक उन्होंने जेल में कैद होने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका जो है गणराज्य का नया झंडा लहराया, और ये दुनिया का नया लोकतांत्रिक देश बना। तो आज़ाद कब हुआ? 26 अप्रैल 1994 को। कौन? दक्षिण अफ्रीका। तो रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। अच्छा, अब ये कैसे हुआ? जब सब लोगों ने ठान लिया कि हम इसके प्रति विरोध करेंगे, लड़ेंगे, तभी। अब ये बात जानते हैं नेल्सन मंडेला के जो है मुख से कि उन्होंने क्या कहा इसके बारे में। तो देखिए, नेल्सन मंडेला ने लिखा है कि ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमानसाहत पर भरोसा है और वे इससे मानने के लिए तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। कितनी अच्छी बात लिखी है नेल्सन मंडेला ने। तो देखिए, नए लोकतंत्र जो है दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। उन्होंने ये भी कहा कि आइए हम सभी नस्लों और स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं पर जोर पर जो है शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। तो नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी थी।
अब देखिए ये है आज के दक्षिण अफ्रीका की जो है तस्वीर। लोग जो है स्कूल में स्वतंत्र रूप से पढ़ने जा रहे हैं, लोग खेल खेल रहे हैं, है ना, ट्रॉफ़ी जीत रहे हैं, सेना में जा रहे हैं। तो मतलब लोगों को जो है प्रॉपर स्वतंत्रता प्राप्त है। और दक्षिण अफ्रीका जो है खुद को इंद्रधनुषी देश अपना कहता है। दक्षिण अफ्रीका अपने आप को क्या कहता है? इंद्रधनुषी देश। अच्छा, इंद्रधनुषी देश क्यों? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है, 7 रंग अपना एक स्पेसिफिक रंग होता है। तो इसी जो है उद्देश्य से दक्षिण अफ्रीका जो है खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। तो देखिए ये जो अफ्रीका का संविधान है वो प्रस्तावना ही जो है इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दुनिया भर के लोगों ने लोकतांत्रिक लोक प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। तो ये काम दक्षिण अफ्रीका के लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने, दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को जो है आगे के इंद्रधनुष समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने के लिए समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। और इस बार जो है नेल्सन मंडेला के शब्दों में ही ये बातें समझे। आइए देखते हैं नेल्सन मंडेला ने क्या लिखा है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो जो है यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से वायदा करते हैं, हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने की घोषणा भी है। कि क्या है घोषणा? कि श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। यानी कि देखिए बहुत अच्छी बात कही है कि ना ये गोरों का है ना ये कालों का है, ये देश जो है श्वेत और श्वेत, स्त्री पुरुष सबका जो है समान रूप से है। अब बात करेंगे हम अपने देश के बारे में कि जो है हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। क्यों है ज़रूरत भाई? संविधान की ज़रूरत क्यों है? संविधान क्यों लिखा गया है? तो ये चीज़ें जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए हम एक संविधान की ज़रूरत जो है बहुत है। क्यों? क्योंकि संविधान करता क्या है? यह जो है इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में जो है दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए जो है एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। इनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे, वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। तो देखिए संविधान बेसिकली क्या करता है? वो सभी के हितों की रक्षा करता है। क्या करता है? सभी के हितों की रक्षा करता है। और क्या है कि देखिए अल्पसंख्यक गोरों को जो है अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की भी चिंता थी। लंबे समय तक चली आ रही बातचीत के बाद दोनों पक्ष जो है समझौते का रास्ता अपनाने के लिए तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत का शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए और अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए जो है अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की ज़मीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। ये समझौता जो है आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? कि इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इस लागू करने के पहले ज़रूरत ये थी कि देखिए वे एक दूसरे पर भरोसा करें। अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लेते हैं तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा? तो इसीलिए तो संविधान बनाया गया कि संविधान जो है वो भरोसे की गारंटी देता है। तो ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने की यह जो है तरीका है। जो बातें तय हुए हैं उन्हें लिखत पढ़त में ले लिया जाए। ठीक है, जो बातें जो है नैतिक रूप से इम्पॉर्टेंट है उसे लिख दिया गया। जैसे हमारे देश में मान लीजिए कि मूल अधिकार हो गए, है ना, नागरिकता का अधिकार जो है और नीति निदेशक तत्व, ये सारी चीज़ें लिख दी गई हैं कि जब भी इनका हनन होगा तो हमारे पास ऑप्शन है, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकें। अच्छा, एक चीज़ और, संविधान में ये भी चीज़ें जो होती हैं वर्णित होती हैं कि भविष्य में जो है शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाती है।
चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, ये भी लिखित रूप से जो है वो मौजूद होता है। ये नहीं कि सरकार बन गई तो अपनी मनमर्जी का कुछ भी करें, उनके ऊपर कोई प्रोविज़न नहीं है, उनके ऊपर कोई भी जो है नीति लागू नहीं होगी, वो सरकार बन गए हैं, ऐसा नहीं है। इनके सारे अधिकार जो है वो संविधान में लिखे गए हैं, और अगर ये अपने अधिकारों से बाहर जाके कार्य करते हैं तो इनके खिलाफ भी वही एक्शन होगा जो सामान्य नागरिकों के खिलाफ होता है। पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। तो देखिए दक्षिण अफ्रीकी के जो लोग थे, इन्हीं चीज़ों का इंतज़ाम किया उन लोगों ने। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि नियम जो है सबसे ऊपर होंगे, यानी कि नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती, यानी कि अपना मनमाना नहीं कर सकती। और इन्हीं जो है बुनियादी नियमों को जो है लिखित रूप को संविधान कहा जाता है। तो देखिए संविधान की रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है, हर देश में अलग अलग समूहों के लोग जो है रहते हैं, और संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका में गोरे और कालों जितने कटुपूर्ण ना हों। देखिए हर देश का जो है अपना अलग अलग संविधान है, और वो जो है संविधान को फॉलो भी करते हैं, पर दुनिया भर के लोगों के लिए जो है बीच विचारों और हितों में फ़र्क रहता है। देखिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, कई जगह ऐसी जो है राजतांत्रिक प्रणाली भी है। तो दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। इस बात में सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती है, और हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। और इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या फिर सहकारी संगठन या फिर कोई राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है। देखिए अब आगे बात करते हैं कि संविधान जो है लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसमें किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। अगर एग्जामिनेशन में परिभाषा पूछता है तो क्या है संविधान? संविधान जो है लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। तो संविधान के अनेक काम हैं, जो है प्रमुख कार्य करता है। सबसे पहला कार्य हम देखते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है। सबसे पहला कार्य इसका ये है कि पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा काम क्या है यह, कि यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा कार्य क्या है इसका? देखिए पहला कार्य क्या हमने बताया कि लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा कार्य क्या हो गया इसका? सरकार का गठन कैसे होगा, किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा कार्य इसका ये है कि सरकार के अधिकारों की सीमा जो है यह निर्धारित करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। चौथा कार्य इसका ये है कि यह अच्छे समाज का गठन करने के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तो देखिए जिस देश का संविधान है वे भी लोकतांत्रिक शासन वाले हों ये ज़रूरी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ देश जो है वो राजतांत्रिक शासन चलाते हैं, कुछ देश जो है वो लोकतांत्रिक। तो देखिए हमारे देश का शासन जो है वो लोकतांत्रिक शासन है, और ये शासन जो है वो ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया है। और अब आप पूछेंगे कि किस देश का शासन राजतांत्रिक है, तो देखिए अमेरिका का शासन जो है वो राजतांत्रिक शासन है और ब्रिटेन का लोकतांत्रिक। तो देखिए क्या होता है कि जो है जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन होता है वहाँ संविधान का होना ज़रूरी है। और ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी, और इसके बाद यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। देखिए अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण। देखिए ये साइड में जो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखा गया है उनके बारे में भी आप लोग देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म हुआ था गुजरात में। अंतरिम सरकार में ये थे गृह सूचना प्रसारण मंत्री, यानी कि स्वतंत्र भारत के ये पहले गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे। वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के ये नेता हुए थे, और जो है भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका इनकी थी, और बाद में ये जो है उप प्रधानमंत्री का पद भी संभाले थे। ऐसे ही आप सभी जो है कॉर्नर में जो भी फ्रीडम फाइटर्स दिए हुए हैं उन्हें आप देख लेंगे। अब हम आगे देखते हैं।
देखिए, अमेरिका की तरह ही भारत का भी संविधान बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच रहा। जैसे कि आप जानते हैं कि 100 वर्षों से भी अधिक हमारे ऊपर जो है अंग्रेज़ों ने शासन किया। जैसे कि आप विद्रोह के बारे में भी बहुत देख सकते हैं। 1857 की क्रांति हो गई। कई आंदोलन जो है वो गांधी जी के द्वारा चलाए गए। बहुत सारे आंदोलन, मतलब जिनकी गिनती नहीं है ना। और जो है बहुत सारी कठिन परिस्थितियों के बीच आते आते जो हमारा देश किसी तरीके से स्वतंत्र हो पाया, अंग्रेज़ों के चंगुल से हम निकल पाए। तो ये आसान डगर नहीं थी। कई लोग इसमें कई लोगों की जो है बलिदानी छुपी हुई है। कई फ्रीडम फाइटर्स ने अपने जान गंवाए हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। तो देखिए, भारत जैसे विशाल देश में, विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। आप ये सोच रहे होंगे कि बस बैठे और संविधान लिख दिया, ऐसा काम आसान नहीं था। भारत के लोग जो है गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे, जो कि आसान काम नहीं था। एक गुलाम से एक नागरिक बन पाना, है ना। और देश के धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की भी भीषिका झेली थी उन लोगों ने, कि धर्म के आधार पर कैसे बंटवारा हुआ जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा फूट डालकर जो है अंग्रेज जो है वो चले गए थे। तो ये आसान डगर नहीं थी। और उसी समय समझ लीजिए कि भारत और पाकिस्तान का भी बंटवारा हो रहा था। तो भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था ये। तो देखिए, विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। इमेजिन कर सकते हैं, 10 लाख लोग, है ना। और एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के शासकों का यह आज़ादी दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान में अपनी इच्छा से रियासत का विलय कर दें और स्वतंत्र रहें। तो ये रियासतें जो थीं, मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था ये बहुत बड़ा। जब संविधान लिखा जा रहा था तो क्या हुआ कि जो है, जब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है, संविधान निर्माताओं को देश की वर्तमान और भविष्य की अत्यधिक चिंता थी। तो आइए देखें कि संविधान का निर्माण का रास्ता किस प्रकार जो है कठिन डगर से गुजरा। तो देखिए, बात करते हैं संविधान निर्माण का रास्ता। देखिए, सारी मुश्किलों के बावजूद जो है भारतीय संविधान के निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। क्या कि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। भारत में क्या स्थिति थी, आइए देखें। तो देखिए, भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने पर जो है काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। न केवल ये जो है अपने समाज को फिर से जगाने, वरन जो है अपने समाज की राजनीति को बदलने और नए सिरे से आंदोलन था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर भी आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, आपको ध्यान होगा। और पर जो है कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति हुई। तो ऐसे क्या होता था कि जो है एक कमेटी बनाई गई और वोटिंग के आधार पे जो है चीज़ें जो हैं संविधान में डाली गई। देखिए, आइए देखते हैं आगे। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के एक संविधान लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम जो है वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। तो जो है इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले जो है कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। तो देखिए, औपनिवेशिक शासन का मतलब ये है कि देश तो अपना है, लेकिन शासन जो है अन्य देश के व्यक्तियों का चल रहा है, इसे कहते हैं औपनिवेशिक शासन। तो देखिए, औपनिवेशिक शासन की राजनैतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था और इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया वो बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इसमें बड़ी सरकारें पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं थी जैसे कि आज हैं, ठीक है। और पर जो है विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थीं और चलाना भी था। तो इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था में लगभग जस का तस
रख लिया गया, जैसे 1935 का भारत सरकार अधिनियम। बहुत सारी चीज़ें जो है डाली गई हैं 1935 के जो है अधिनियम की। तो आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुँचाया। हमारे देश के जो नेता थे, इतना आत्मविश्वास उनमें आ गया कि उन्होंने बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं ली। अच्छा, मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें जो चीज़ें संविधान में डाली गई हैं, कई देशों से अडॉप्ट की गई हैं, एक ही देश से नहीं। कुछ चीज़ें आयरलैंड से ली गई हैं, कुछ चीज़ें कनाडा से, कुछ चीज़ें संयुक्त राज्य अमीरात से, है ना, और जो है कुछ जो है अलग अलग देशों से ली गई हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे पाठ के अंत में। तो देखिए क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों और ब्रिटेन की सांसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिकी के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया। तो क्या हुआ कि वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लग गए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोग में ऐसा मतभेद है कि जो है हमारा देश जो है दूसरे देशों से जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगी वो नकल करके अपने संविधान में डाल लिया, लेकिन उन्होंने नकल नहीं किया, उन्होंने उसका मॉडिफाइड रूप जो है वो हमारे संविधान में डाला। तो हर कदम पे वे यह सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी, क्या ये चीज़ें भारत में कारगर होंगी। तो इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान निर्माण में मदद की। अच्छा, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम संविधान सभा के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, जितना मैंने बताया है उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। और मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि मेरे जो है वीडियो शेयर करिए, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो। क्या आपको मेरी वीडियोस पसंद नहीं आ रही हैं या फिर आप देख नहीं रहे हो? मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप लोग शेयर क्यों नहीं करते। अगर आप सब मिलके अगर अपने दो दोस्तों में ही शेयर करोगे तो वो भी मेरे लिए बहुत है। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको वीडियो मेरा थोड़ा भी अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और प्लीज़ गाइस, डोंट स्किप माय एड्स। मेरे वीडियोस के ऐड बिल्कुल भी स्किप मत करिए। 1-2 सेकंड का ऐड रहता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट होता होगा, डिस्टर्बेंस होती होगी। तो प्लीज़ ऐड को स्किप मत करिए। तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। तो धन्यवाद।